हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पायरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस का एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो था बेटा वो कंप्लीट कर चुके थे। यानी सीबीएस के अंडर में ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो आपका यूनिट है बेटा पीसीआई के फिफ्थ सेमेस्टर में, उसका 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी कंप्लीट कर लिए और एंटी एंजाइनल ड्रग्स भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे आज वाली क्लास में, उसी यूनिट का यानी ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस का नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा एंटी एरिथमिक ड्रग्स, वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक मैसेज सेंड किया था आप सभी के, जिसका नंबर मेरे पास है उन सभी को, कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला पोर्शन जो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है उसको कंप्लीट कर लेना, उसको देख लेना है, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट है ना उसी से रिलेटेड आएगा। तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करना है बेटा, एंटी एरिथमिक ड्रग। अब नाम से ही क्लियर है, दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया इज नोन एज एंटी एरिथमिक ड्रग। दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू क्योर और ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया इज नोन एज एंटी एरिथमिक ड्रग। देखो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको एंजाइना, हाइपरटेंशन कंप्लीट करा दिया था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था। ये भी टॉपिक जो है वो हम लोग वैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो एरिथमिया की बात की जाए बेटा, तो सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूं कि फार्माकोलॉजी अगर आपको समझना है, फार्माकोलॉजी अगर आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको उस डिसऑर्डर यानी उस डिसऑर्डर और डिजीज के ऊपर क्या करना है, कमांड बनाना है। अच्छा, डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है जी? डिजीज मीन्स होता है कि इफ अगर कोई बीमारी किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के कारण हुआ, यानी अगर कोई माइक्रोब्स है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स, इन सब के कारण अगर हमारी बॉडी में कुछ चीजें डिस्टर्ब होती है तो उसे हम डिजीज कहते हैं। और अगर हमारे सिस्टम से रिलेटेड यानी कोई पैथोजेन्स उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी का कोई सिस्टम ऐसा है जो डिस्टर्ब हो गया है, जैसे कोई ऑर्गन सिस्टम, जैसे हार्ट्स जो है, हार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो एरिथमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइना हो गया, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, उसको डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर का मतलब होता है हमारी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड अगर डिस्टर्बेंस हो, और डिजीज का मतलब है कि अगर कोई पॉजिटिव एजेंट्स हो, यानी कोई माइक्रोब्स हो जो हमें डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आई होप आपको वो टर्म्स क्लियर हो गए। तो हमें अगर फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो मैं हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले तो हमें उस डिसऑर्डर के ऊपर जाना होगा। और डिसऑर्डर अपना क्या है बेटा, एरिथमिया। क्या है डिसऑर्डर अपना? तो डिसऑर्डर है यहां पर एरिथमिया। एरिथमिया। चलिए, तो ये वो ड्रग है जो इसी एरिथमिया में क्या होते हैं, यूज होते हैं। यानी जो एरिथमिया है, इस एरिथमिया में ड्रग्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। देखो, पढ़ने का तरीका क्या है, क्या क्या हमें याद करना है। यहां पर सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना कि क्या है इसके डेफिनेशंस, किसका डेफिनेशंस क्या है ना। डेफिनेशंस के बाद इसके टाइप पे हमें जाना है, कि इसके टाइप क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एरिथमिया। फिर इसके कॉज पे हमें जाना है, और कॉज के बाद इसके कहां पर हमें जाना है बेटा, अपने फीचर्स पे जाने हैं। कहां पे आने हैं, फीचर्स। फीचर्स के बाद हम लोग ट्रीटमेंट अप्रोच पे आएंगे, और ट्रीटमेंट अप्रोच के बाद ड्रग की क्लासिफिकेशन, ड्रग की क्लासिफिकेशन के बाद ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट, यानी कि इसके बाद हम लोग कहां पर जाएंगे, तो ट्रीटमेंट अप्रोच पे। ट्रीटमेंट अप्रोच, और ट्रीटमेंट अप्रोच के बाद क्या बन जाता है बेटा, क्लासिफिकेशन। मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप ट्रीटमेंट अप्रोच पे जाओगे तो आपको क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। यहां पर क्लासिफिकेशंस क्यों बनते हैं, क्यों हम ये मेडिसिन यूज करते हैं, क्यों हम ये ड्रग्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमें ट्रीटमेंट अप्रोच पे ही पता चलती है। और क्लासिफिकेशंस के बाद हम कहां पर आएंगे बेटा, तो क्लासिफिकेशन के बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, और क्या है भाई, तो ड्रग रिलेटेड पॉइंट। ये हमारा क्या होगा, सीक्वेंस होगा चैप्टर्स को डील करने का। कौन सा चैप्टर, एंटी एरिथमिया ड्रग। और अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस, यानी अगर आपके कॉलेजेस लेवल पे एग्जामिनेशंस होते हैं तो इसी सीक्वेंस में आपको वहां पर लिखना है, और इसी सीक्वेंस में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है, जैसे जीपेट हो, नाइपर हो, इसके अलावा जो फार्माकोलॉजी, फिजियोथेरेपी वाले जो हैं स्टूडेंट, जो फार्माकोलॉजी है, या एमबीबीएस के फार्माकोलॉजी हैं, या बीएमएस वाली फार्माकोलॉजी हैं, तो उनके लिए भी क्या है भाई, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसी सीक्वेंस को हमें क्या करना है, वहां पर भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बेटा, डेफिनेशंस।
सबसे पहले अगर हमें एरिथमिया देखना है तो सबसे पहले क्या देखना होगा, डेफिनेशंस देखने होंगे। तो एरिथमिया की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें बेटा, डेफिनेशंस एरिथमिया की बात करें तो देखिए यहां पर दो वर्ड है, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, एक है बेटा ए और एक है रिदमिया, 2 है। ए का मतलब यहां पर क्या है बेटा, निगेटिव साइन। ए जहां पर भी लगता है वो क्या है, निगेटिव साइन शो करता है। निगेटिव साइन का मतलब है जैसे प्रेजेंट में अब्सेंट कर दो, ए लगा दो, तो ए का मतलब वहां पर क्या हो गया, निगेटिव साइन, कि वो अनुपस्थित है, वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही मतलब जहां पर भी है, रिदम का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या तो फ्रीक्वेंसी भी हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो रिदमिया एक टर्म से लिया गया है बेटा जिसका नाम है रिदम। क्या नाम है, रिदम। और रिदम का मतलब क्या होता है बेटा, तो रिदम मीन्स होता है बेटा रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे हार्ट की, तो रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी हार्ट की है कि 72 पर मिनट ये क्या करेगा, बीट करेगा, यानी एक रिदम में काम हो रही है। और अगर हार्ट रिदम में वर्क कर रहा है तो क्या रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी रेट, तो 72 पर मिनट, यानी कि पर मिनट उसकी बीट जो होगी, हार्ट रेट जो होगी, हार्ट बीट होगी, जो कार्डियक साइकिल्स होंगे वो 72 टाइम्स क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, +-2 अपन लेकर चल सकते हैं। तो रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिदम, कि जो हार्ट है अपने रिदम में वर्क कर रहा है, 72 पर बीट हो रहा है। लेकिन किसी कारण से अगर वो रिदम डिस्टर्ब हो गया, किसी कारण से वो रिदम ब्रेक हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरिथमिया। क्या कहेंगे, एरिथमिया। और उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे यहां पर, ए वर्ड। तो ए वर्ड का मतलब है निगेटिव साइन ऑफ रिदम, यानी कि रिदम जो है वो प्रॉपर मैनर्स में नहीं हो रहा है, रिदम प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी जो हार्ट रेट है, यानी जो रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और अगर रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गया तो उस, यानी कि रेट क्या डिस्टर्ब हुआ बेटा, तो डिस्टर्बेंस ऑफ रिदम हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई फ्रेंड आकर के डिस्टर्ब करता है तो आप बोलते हैं यार आपने मेरा तो रिदम ही ब्रेक कर दिया, तुमने मेरा रिदम ही डिस्टर्ब कर दिया, यानी मैं कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, तुम रिदम ब्रेक कर दिया। यानी कि एक मूड होती है, तो हार्ट भी एक रिदम में वर्क करता है। इवन केवल हार्ट नहीं, हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन जो है वो अपनी रिदम से काम करते हैं, उनका एक प्रॉपर चैनल है। और ये सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट हार्ट पे अप्लाई होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो मायोजेनिक नेचर के होते हैं, ऑटोनोमिसिटी ये फॉलो करते हैं, यानी खुद इंपल्स जो है यानी स्टिमुलाई जो है वो जनरेट करते हैं। आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट अगर हमारे वीडियोस को देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा इन चीजों के बारे में कि ऑटोनोमिसिटी क्या है। तो हार्ट जो है, हार्ट के ऊपर ये सबसे ज्यादा काम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, क्योंकि बाय बर्थ टू टिल द डेथ एकमात्र हमारा ऑर्गन है जो हमेशा क्या करता है, काम करता है बगैर किसी रेस्ट का। तो यहां पर रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या हुई है, डिस्टर्बेंस। निगेटिव साइन का मतलब यहां पर क्या है बेटा, तो निगेटिव साइन का मतलब यहां पर है, हम कह सकते हैं डिस्टर्बेंस। क्या है बेटा, डिस्टर्बेंस। तो सिंपल सा डेफिनेशंस क्या हो जाएगा एंटी एरिथमिया का, तो डेफिनेशंस हो जाएगा डिस्टर्बेंस in rhythm of heart is known as arrhythmia। यानी कि डिस्टर्बेंस होना किसी में भाई, हार्ट के रिदम में जो डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, एरिथमिया। तो डिस्टर्बेंस इन रिदम ऑफ हार्ट इज नोन एज एरिथमिया। तो ये रिदम क्या है, तो रिदम का मतलब अभी मैंने बताया कि रिदम मीन्स रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रिदम मीन्स क्या होता है बेटा, तो रिदम मीन्स होता है रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो रेट देखिए यहां पर ये एकमात्र डिसऑर्डर है जहां पर ज्यादा भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, एंजाइना के केस में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी, इसलिए हमें क्या हो गया था, एंजाइना। उससे पहले हाइपरटेंशन देखे थे, हाइपरटेंशन के केस में मैंने बताया था कि क्या हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया था, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया था, ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शंस हो गए थे, इस कारण से हमें क्या हो गया था, वहां पर हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हो गया। लेकिन यहां पर एरिथमिया में चाहे चीजें ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है जी, और चीजें कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम्स यहां पर आने हैं। देखो कैसे होगा, तो यहां पर क्या कहा है, डिस्टर्बेंस इन रिदम ऑफ हार्ट इज नोन एज एरिथमिया।
अरिथमिया का मतलब है रिदम में डिस्टरबेंस आ जाना। अब इट मींस रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आना। डिस्टरबेंस कहां पर आएगा? तो डिस्टरबेंस आएगा कहां पर? तो डिस्टरबेंस आएगा रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब यहां पर क्या है? तो रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है हार्ट रेट, यानी कि कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल भी अपन कह सकते हैं, कार्डियक साइकिल। यानी इनके फ्रीक्वेंसी में, यानी 72 पर मिनट है, यह फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो जाए तो भी अरिथमिया, अगर यह फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो भी अरिथमिया। कैसे है? इन केस अगर ये कितना हो जाए हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो गया बेटा कितना 92, हार्ट रेट कितना हो गया 90 to 100 हो गया, है ना, तो भी क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, रिदम ब्रेक हो गया। 72 पर अगर हम काम कर रहा था, हमारा हार्ट नॉर्मली कितना फंक्शन करता है पर मिनट 72 साइकिल कंप्लीट करता है, यानी 72 हार्ट बीट हमारी होती है। लेकिन इनकेस ये रिदम जो है वो बढ़ करके 90 to 100 हो गया, तो क्या हो गया? रिदम डिस्टर्ब हो गया, रिदम डिस्टर्ब हो गया यानी कि अरिथमिया। यानी हार्ट रेट अगर 90 to 100 होगा तो भी इस केस में भी हमें क्या होगा बेटा? अरिथमिया होगा। इस केस में भी आप क्या देखोगे कि क्या हो गया? अरिथमिया। और अगर हार्ट रेट लो हो जाए, हार्ट रेट क्या हो जाए? लो हो जाए, और कितना हो जाए? 60 हो जाए, हार्ट रेट कितना हो जाए? 60 पर मिनट। यहां पर क्या था? 90 to 100 पर मिनट। अगर 60 पर मिनट हो जाए या बिलो द 60 पर मिनट हो जाए तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? एरिथमिया। क्यों होगा भाई एरिथमिया उस केस में? क्योंकि डिस्टरबेंस हुई ना, जो 72 पर मिनट बीट कर रहा था जो हार्ट, वो अब 60 और बिलो द 60 पर मिनट वर्क कर रहा है, बीट कर रहा है, रेट कंप्लीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या हो गया? डिस्टरबेंस। और अगर डिस्टरबेंस हो गया तो क्या हो जाएगा? एरिथमिया। तो यहां पर एरिथमिया के केस में देखिए, वहां पर तो बहुत आसान था ट्रीटमेंट अप्रोच करना। ट्रीटमेंट अप्रोच आसान था कि भाई जो बढ़ाने वाले हैं उनको कम कर दो, सोडियम बढ़ाने वाले हैं, कैल्शियम बढ़ाने वाले हैं, उनको कम कर दो। लेकिन यहां पर तो प्रॉब्लम है जी, यहां पर तो बढ़ाने वाले भी एरिथमिया कॉज कर रहे हैं और कम करने वाले भी एरिथमिया कॉज कर रहे हैं। यानी हार्ट रेट अगर ज्यादा हो जाए तो भी रिदम डिस्टर्ब होगा, हार्ट रेट अगर कम हो जाए तो भी रिदम डिस्टर्ब होंगे। दोनों केस में रिदम की डिस्टर्बेंस यहां पर होनी है, और दोनों केस में यहां पर क्या होना है? तो दोनों केस में यहां पर होना है बेटा एरिथमिया। चाहे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, चाहे हार्ट रेट डिक्रीज हो जाए, दोनों केस में हमें क्या होगा? एरिथमिया होगा। तो एरिथमिया का सिंपल मीनिंग है डिस्टरबेंस इन रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी की रेट है उसमें अगर डिस्टरबेंस हो जाए, और रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल हाई होना। रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है चाहे रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाए, चाहे रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, चाहे आप इंक्रीज कर दो चाहे आप डिक्रीज कर दो, क्या होगा भाई? एरिथमिया होगा। तो आई होप ये डेफिनेशन जो था बेटा एरिथमिया का वो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एरिथमिया। सेकंड आते हैं टाइप ऑफ एरिथमिया। ये तो हो गया एरिथमिया क्या होता है ये समझ में आ गया। डिस्टरबेंस हो गई जी, हार्ट रेट में डिस्टरबेंस हुई है, हार्ट रेट मोर देन 90 to 100 बीट पर मिनट होना स्टार्ट कर दिया, या तो लेस देन 60 बीट पर मिनट स्टार्ट हो गया। तो इन दोनों केस में क्या हो गया? रिदम डिस्टर्ब हो गया, जो कार्डियक आउटपुट है वो डिस्टर्ब हो गया, कार्डियक साइकिल डिस्टर्ब हो गया, हार्ट के फंक्शंस डिस्टर्ब हो गए, ब्लड का आउटपुट डिस्टर्ब हो गया। तो ये सारी चीजें, ये जो डिस्टर्बेंस हुई है ये यानी कि क्या हो गया भाई? एरिथमिया हो गया है। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ एरिथमिया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी that is type of arrhythmia। तो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ एरिथमिया पे। टाइप ऑफ एरिथमिया, चलिए अगर टाइप ऑफ एरिथमिया की बात करूं बेटा, तो यहां पर फर्स्ट टाइप है बेटा ब्रेडिकार्डिया। फर्स्ट इज ब्रेडिकार्डिया। टर्म्स पे कमांड बनाएंगे जी, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है इफ हार्ट रेट बिकम्स बिलो द 60 पर मिनट। क्या है बेटा? ब्रेडिकार्डिया का मतलब है इफ हार्ट रेट बिकम बिलो द 60 पर मिनट। देखो नॉर्मल हार्ट रेट कितना है? 72 पर मिनट। अगर हार्ट रेट 60 से कम हो जाए तो क्या कहते हैं उस कंडीशंस में? कौन सा टर्म यूज करते हैं? ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया क्या है? तो इट इज अ टाइप ऑफ एरिथमिया। ये भी क्या है? एक एरिथमिया का टाइप है, क्योंकि हार्ट रेट क्या हो गई है? कम हो गई है। चलिए ये है ब्रेडिकार्डिया। सेकंड है जी टेकिकार्डिया।
ये सारे टर्म्स पे आपको कमांड बनाना है कि व्हाट इज टेकिकार्डिया, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेडिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया का मतलब है कि इफ हार्ट रेट बिकम्स मोर देन 90 to 100 पर मिनट, यानी कि अगर हार्ट रेट 90 to 100 पर मिनट हो जाए, उस केस में हम क्या कहेंगे, टेकिकार्डिया। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टेकिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब समझ में आ गया कि बिलो द 60 पर मिनट अगर हार्ट रेट है तो ब्रेडिकार्डिया, अगर एबव ऑफ 90 to 100 है तो वो क्या हो जाएगा, टेकिकार्डिया। इसके अलावा थर्ड है जी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है कि हार्ट के वेंट्रिकल्स वाले रीजन्स में, कहां पर, हार्ट के वेंट्रिकल्स वाले रीजन्स में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हुआ, यानी कि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। जैसे आपने ये हार्ट पढ़ा होगा ना कि ये हार्ट है अपना, और हार्ट में टोटल कितने चैम्बर हैं, तो ये 4 चैम्बर हैं। तो ये अपना राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस वाले रीजन में, वेंट्रिकल वाले रीजन में अगर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए भाई, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ब्लड पंप आउट होगा, यानी कि डिस्टर्बेंस तो हो गया यहां पर, है ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, अभी आर्ट्रियल के लिए भी फ्लटर और फिब्रिलेशन वर्ड आएगा, आर्ट्रियल के लिए भी, यानी ऊपर वाला जो है उसके लिए भी टर्म्स आएंगे। अभी हम वेंट्रिकल्स वाले पोर्शंस पे हैं, ऊपर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल के लिए भी फ्लटर एंड फिब्रिलेशन अभी मैं टाइप में बताऊंगा आपको। तो यहां पर अगर ये वेंट्रिकुलर वाले रीजन में अगर आपने क्या करवा दिया है, यानी ये जो वेंट्रिकुलर है इसमें अगर आपने क्या करवा दिया है, कॉन्ट्रैक्शंस करवा दी हैं, उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया टाइप ऑफ एरिथमिया, यानी कि वहां पर भी रिदम डिस्टर्ब होगा और उस रिदम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो इट मींस इट इज if tachycardia occurs in ventricular region of heart, तो वेंट्रिकुलर रीजन ऑफ हार्ट में अगर टेकिकार्डिया होता है बेटा, और टेकिकार्डिया क्या है वो आपको मालूम है, तो उस केस में उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। नेक्स्ट वन है बेटा एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन। ये एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन क्या है, अब ये आप राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल पे आ जाओ। अभी हमने वेंट्रिकुलर में टेकिकार्डिया देखा, अब आप राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में आ जाओ। वहां पर अगर बीट ज्यादा होती है, वहां पर अगर कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कॉन्ट्रैक्शंस अकर्स इन अपर लेवल ऑफ हार्ट, अपर लेवल का मतलब क्या हो गया, ऑरिकल वाले रीजन्स, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शंस रेट increase in upper region of heart, upper part या तो upper region है ना, upper part of the heart is known as arterial flutter and fibrillation। समटाइम्स ऐसा भी है, कुछ ऐसे भी बुक्स हैं जो बताते हैं कि आर्ट्रियल फ्लटर का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाना, हार्ट रेट का बहुत ज्यादा हो जाना। जैसे कि मान के चलो हार्ट रेट 250 to 300 हो जाता तो उसको हम फ्लटर कहते हैं, और अगर मोर देन 300 हो गया तो उसको फिब्रिलेशन कहते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आप चाहो तो यहां पर लिख लो। फ्लटर का मतलब क्या है कि हार्ट रेट जो होगा बेटा वो क्या होंगे, हार्ट रेट होंगे 250 to 300 पर मिनट, है ना। और फिब्रिलेशन का मतलब है मोर देन 3, है ना, यानी कि
मोर देन, एमटी का मतलब मोर देन 300 पर मिनट अगर हार्ट रेट हो तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, फिब्रिलेशन। तो एक तो इसका कॉन्सेप्ट है कि एवा पार्ट ऑफ द हार्ट यानी कि जो वेंट्रिकुलर रीजन है उसके ऊपर वाला जो पार्ट यानी कि एट्रियम वाला जो रीजन है, ऑरिकल्स जो रीजन है राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, उनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है, उनमें अगर टेकिकार्डिया होता है तो उस केस के लिए हम फ्लटर और फिब्रिलेशन टर्म्स क्या करते हैं, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन टर्म्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इन द केस ऑफ टैकीकार्डिया अकर्स इन लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट इज नोन एज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे, यानी कि ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होगी। और अगर देखो यहां पर डिस्टर्बेंस क्या होगा कि अभी ऊपर का पार्ट, जैसे मानकर चलो ये हार्ट है, ये हार्ट का ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट में अभी डायलेशन ही हो रही है, यानी ब्लड अभी फील हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करेंगे। देखो होता क्या है कि जब ब्लड यहां पर आती है, जब ये डायलेट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ब्लड को इसको डोनेट कर देता है, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाला रीजन, तो ये अपना ब्लड इसको देगा, तो ये अब डायलेट होगा। और मतलब एक सीक्वेंस है, अब ये मानकर चलो ब्लड आ गया तो ये डायलेट हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये अपना ब्लड को बाहर कर दिया। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपना ब्लड जब इसको देगा तो ये डायलेट होगा, मतलब एक सीक्वेंस बना हुआ कि पहले में डायलेशन तो अब दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जब पहला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक डायलेट हो जाएगा। और अगर यहां पर टेकिकार्डिया आ जाता है या फ्लटर या तो फिब्रिलेशंस आ जाते हैं, या तो एबव रीजन में प्रॉब्लम हो जाता है, या तो लोअर ऑफ द हार्ट में अगर प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि डिस्टर्बेंस होगी, रिदम जो है वो डिस्टर्बेंस होगी। और अगर रिदम में प्रॉब्लम्स होगी, डिस्टर्बेंस यानी यहां पर कोऑर्डिनेशंस नहीं हो पाएंगे, यहां पर जो एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस होते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल्स वाले रीजन्स में, वो नहीं हो पाएंगे हार्ट में, तो उस केस में एक डिसऑर्डर क्रिएट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे कि रिदम का यहां पर ब्रेक हुआ है, रिदम यहां पर डिस्टर्ब हुई है। और अगर रिदम डिस्टर्ब होता है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, तो दैट्स फिनोमिना और दैट डिसऑर्डर इज नोन एज arrhythmia. So it means there are four type of arrhythmia: bradycardia, tachycardia, ventricular tachycardia, flutter and fibrillations. There are four type of arrhythmia. I hope आपको ये concept समझ में आ गया होगा कि what is arrhythmia and what is how many type of arrhythmia. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स पे हमें फोकस करना है कि ब्रेडिकार्डिया क्या है, टेकिकार्डिया क्या है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या है, फ्लटर क्या है, फिब्रिलेशंस क्या है, ये सारे टर्म्स पे हमें फोकस करने हैं। नेक्स्ट आते हैं जी कॉजेस ऑफ एरिथमिया, कि एरिथमिया होता कैसे है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेस ऑफ एरिथमिया। कॉजेस ऑफ एरिथमिया, एरिथमिया होता कैसे है, क्या रीजन है। तो एरिथमिया का फर्स्ट रीजन है बेटा, सबसे पहले तो आप मायोकार्डियल हाइपॉक्सी, मायोकार्डियल इस्चेमिया आप कह सकते हो। तो फर्स्ट वन इज मायोकार्डियल रीजन में बता रहा हूं, मायोकार्डियल इस्चेमिया। मायोकार्डियल इस्चेमिया का मतलब होता है बेटा कि लेस सप्लाई ऑफ ब्लड इन मायोजेनिक मसल्स। इट मींस मायोजेनिक मसल्स का मतलब हो गया जो वैसे मसल जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं मायोकार्डियल या मायोजेनिक मसल्स। तो इसमें क्या होता है मायोकार्डियल इस्चेमिया में, लेस सप्लाई ऑफ ब्लड, लेस सप्लाई ऑफ ब्लड। तो बताइए अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी तो न्यूट्रिशंस कम जाएंगे, न्यूट्रिशंस कम जाएंगे तो एटीपी कम बनेगा, ऑक्सीजन भी कम जाएगा, क्योंकि ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन दोनों सप्लाई होते हैं। तो अगर ब्लड की ही सप्लाई आप कम होगा हार्ट के अंदर में, तो हार्ट के अंदर में न्यूट्रिशंस भी कम जाएंगे, ऑक्सीजन भी कम जाएंगे, जिसके कारण एटीपी भी क्या होगा, कम जाएगा। समझना कॉन्सेप्ट को, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर ब्लड कम हुआ, ब्लड क्या है भाई, डिक्रीज हुआ, सप्लाई, ब्लड की सप्लाई जो है वो क्या हो गई भाई, डिक्रीज हो गई, तो क्या होगा, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, फूड, तो फूड की भी सप्लाई क्या होगा बेटा, कम। इसके साथ क्या प्रेजेंट है ब्लड में, ऑक्सीजन, उसकी भी सप्लाई क्या हो गई, कम। यानी इसके कारण से क्या होगा, तो एटीपी की फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, कम, एटीपी भी बनना क्या हो जाएगा, तो एटीपी का फॉर्मेशन से भी डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। और एटीपी की फॉर्मेशन से अगर डिक्रीज हो जाएगी तो फंक्शन से भी हार्ट क्या
करेगा, कम करेगा, तो यहां पर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हार्ट का फंक्शन क्या है जी, तो हार्ट का फंक्शन है हार्ट रेट, हार्ट साइकिल को कंप्लीट करना, तो हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो गया तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक एरिथमिया होगा, जिस एरिथमिया को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। इट मींस इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको एक एरिथमिया हो गया जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो कॉजेस में बता रहा हूं, है ना, ये जनरल कॉजेस में बता रहा हूं कि एरिथमिया होता कैसे है। तो एरिथमिया ब्रेडिकार्डिया हो गया, यानी कि हार्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चेमिया। सेकेंड है जी कॉजेस में मायोकार्डियल हाइपॉक्सी, मायोकार्डियल टिश्यू हाइपॉक्सी, हाइपॉक्सी या तो मायोकार्डियल हाइपॉक्सी। हाइपॉक्सी का मतलब होता है लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का, हाइपो का मतलब कम, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो बताइए ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर से वही चीजें, ऑक्सीजन अगर डिक्रीज जाएगा तो क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा, एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा तो फंक्शंस कम, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी ना हार्ट को, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो फंक्शंस कम हो जाएंगे। और हार्ट में अगर फंक्शंस कम हो गए तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई, ब्रेडिकार्डिया, फिर से अरिथमिया हुआ क्या, ऑब्वियस, यहां पर फिर से क्या हो गया, अरिथमिया हो गया। इसके अलावा रीजंस क्या है भाई, नेक्स्ट रीजन है ट्रॉमा एंड इंजरी, ट्रॉमा एंड इंजरी, इंजरी इन कार्डियक मसल, किसी कारण से कार्डियक मसल्स में कोई इंजुरी हो जाए, उस केस में भी रिदम्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, उस केस में भी रिदम डिस्टर्ब होंगे और हमें एरिथमिया हो सकती है। नेक्स्ट है जी मायोकार्डियल इस्चेमिया, मायोकार्डियल टिश्यू हाइपॉक्सी होगा, ट्रॉमा एंड इंजरी। हाँ, ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं यानी मेडिसिन हैं जो क्या कॉज करते हैं, एरिथमिया। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब बताओ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का काम क्या है, हाइपरटेंशन को लो करना, और अगर आपने डोज ज्यादा ले ली तो हाइपरटेंशन बहुत लो हो जाते हैं, और अगर हाइपरटेंशन लो हो गया, 60 से कम हो गया हार्ट रेट, तो आपको क्या हो जाएगा, एरिथमिया। तो हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी एरिथमिया कॉज करता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, मैंने आपको साइड इफेक्ट में लिखवाया भी था, पहली जो ड्रग हम लोग पढ़े थे उसमें, ड्रग रिलेटेड पॉइंट में। तो वो जब हाइपोटेंशन कॉज करेंगे यानी बीपी लो होना, बीपी लो होना यानी हार्ट रेट कम होना, हार्ट रेट कम होना यानी कि ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया हो गया तो फिर से हमें क्या हो गया, एरिथमिया। तो यहां पर कुछ मेडिसिन हैं वो भी क्या करते हैं बेटा, एरिथमिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट वन रीजन इज इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, यानी डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोलाइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर से पूरी ट्रीटमेंट अप्रोच आएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा आज वाले ही क्लास में। तो डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बेटा, उन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिस्टर्बेंस होना, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इन सब में इंबैलेंस अगर होगा, उस केस में भी रिदम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब जो स्टूडेंट ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है, क्या रोल है हार्ट में। और जो नहीं देखे होंगे हो सकता है उनके माथे पर लकीर आ जाए, क्या यार ये सर क्या बोल रहे हैं, है ना। तो अभी मैं उसको दूर कर देता हूं, उस कॉन्सेप्ट को यहां पर लाना जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट अप्रोच तो वहीं से आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूं, जो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है, जो एरिथमिया के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल उस कॉन्सेप्ट को यहां पर मैं क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में डिस्टर्बेंस हो जाना, इम्बैलेंस हो गया सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, इन सभी आयंस में, तो उस केस में भी क्या होगा बेटा, हमें एरिथमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दिस इज द सम रीजंस बिहाइंड एरिथमिया, कि एरिथमिया के बिहाइंड कौन कौन से रीजंस है, उसमें ये चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ एरिथमिया, यानी कि आप यू कैन आल्सो से द सिम्टम्स ऑफ एरिथमिया, कि सिम्टम्स क्या होंगे। तो नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स ऑफ एरिथमिया।
है ना, क्या है भाई, सिस्टम अरिथमिया, है ना, अरिथमिया। सिम्टम्स ऑफ एरिथमिया की अगर बात की जाए बेटा, तो यहां पर बेसिक सा सिम्टम्स आएगा, जैसे पैल्पिटेशन होगा बेटा, सडन हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, डर के कारण, किसी भय के कारण एकाएक आप सो रहे और हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, दैट फिनोमेना इज नोन एज पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस के अलावा फटीग हो सकता है बेटा, आप बहुत ज्यादा थके हुए महसूस कर सकते हो, समटाइम्स हार्ट फेल भी कर सकते हैं, हार्ट फेल भी हो जाएगा अगर आपने अच्छे से इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो हार्ट फेल भी हो सकता है, ब्रीथलेसनेस भी हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना, तो ब्रीथलेसनेस भी हो सकता है बेटा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं अरिथमियास के, है ना, यानी जो अरिथमिया है अगर किसी को हुई है तो ये कुछ फीचर्स हैं, पैल्पिटेशंस, फटीग, हार्ट फेल, ब्रीथलेसनेस, ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो क्या करते हैं बेटा, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो अरिथमिया क्या करते हैं, कॉज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये तो हो गया जी सिम्टम्स। अब आते हैं मैकेनिज्म्स टू कॉज एरिथमिया। अब कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे जो एरिथमिया को कॉज करने के लिए क्या होते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स डिस्कस करेंगे जो एरिथमिया कॉज करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट अब कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अच्छे से आप लोग देखेंगे इस चीज को, है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैकेनिज्म टू कॉज एरिथमिया। एरिथमिया होने के बिहाइंड जो मैकेनिज्म्स हैं बेटा, उन मैकेनिज्म्स के ऊपर काम करते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज्म्स यहां पर है जी, एबनॉर्मल जनरेशंस ऑफ इंपल्स का जनरेशंस एबनॉर्मल हो बेटा, या तो एबनॉर्मल कंडक्शंस ऑफ इंपल्स। देयर आर टू रीजंस बिहाइंड अरिथमिया। फर्स्ट वन इज एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स का जनरेशन एबनॉर्मल हो, और सेकेंड है बेटा एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इंपल्स। अब देखिए, आपको मालूम है कि हार्ट जो है वो ऑटोनोमिसिटी फॉलो करता है। ऑटोनोमिसिटी का मतलब ये सेल्फ जनरेट स्टिमुलाई है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन तब फंक्शन करते हैं जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारी ब्रेन जो है वहां पर कोई सिग्नल सेंड करता है, तब वो फंक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक मैसेज सेंड करता है। लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं है जी। हार्ट क्या करता है, मैसेज ये ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद ही अपनी स्टिमुलाई डेवलप करता है, ये खुद ही अपना इंपल्स बनाता है, खुद ही अपना मैसेज जनरेट करता है, जिस मैसेज में ये होती है कि हार्ट रेट बढ़ाना है या हार्ट रेट कम करना है। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। इसलिए तो देखते हो कभी कभी जब ब्रेन डेड हो जाती है, इंसान कोमा में चला जाता है, तब भी हार्ट रेट काम करता है, हार्ट काम करता है, सारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। आपका ना हाथ काम करेगा, ना आंख काम करेगा, ना मुंह काम करेगा, आप किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, आपकी कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा जब आप कोमा में चले जाओगे, लेकिन आपका हार्ट काम करेगा, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हार्ट जो है वो मायोजेनिक नेचर का है। मायोजेनिक का मतलब होता है सेल्फ प्रॉपर्टी है उसके पास इंपल्स को जनरेट करने का, ये खुद ही स्टिमुलाई बनाता है, खुद ही मैसेज बनाता है और खुद ही ट्रांसफर करता है। हाँ, ऐसा भी है कि ये हार्ट जो है वो ब्रेन भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल इसको सेंड करे तो हार्ट उसको फॉलो करता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो उसको फॉलो करता है, लेकिन ये खुद ही सिग्नल जनरेट करता है, ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो यहां पर क्या कर रहा है कि अब नॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स, जिस समय इंपल्स की जरूरत नहीं थी, यानी कि अभी हार्ट 72 बीट पर मिनट कर रहा था, लेकिन वहां पर एक इंपल्स बना और वो इंपल्स ने कह दिया कि भाई हार्ट रेट आप इंक्रीज करो, जबकि जरूरत ही नहीं थी, तो उस केस में भी हमें क्या हो जाएगा, एरिथमिया। या तो उसका कंडक्शन जो है वो क्या हो जाए कि हमें इंपल्स
ऑरिकल वाले रीजन में ले जाना था, यानी अपर पार्ट ऑफ हार्ट में लेकर के जाना था, लेकिन वो कहां पे कंडक्शन उसका हो गया, लोअर पार्ट में। तो लोअर पार्ट में इंपल्स ज्यादा चला गया और अपर पार्ट में कम हो गया, तो भी इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इंबैलेंस हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर इंबैलेंस हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, अर्दमिया हो जाएगा। तो दोनों केस में चाहे इंपल्स का जनरेशन अब नॉर्मल हो जाए, चाहे इंपल्स का कंडक्शन अब नॉर्मल हो जाए, दोनों केस में हमें अर्दमियाज देखने को क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो यहां पर ये दो मैकेनिज्म दिया गया है कि एरिथमिया हो कैसे सकता है, उसके बिहाइंड। पहला है एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स का जनरेशन एबनॉर्मल हो, और सेकंड है एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इंपल्स। अब हम लोग फर्स्ट हेडिंग डालते हैं जी, दैट इज एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स देखते हैं, उसके बाद एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इंपल्स हम लोग देखेंगे। अब नॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स का फर्स्ट है बेटा अल्टर्ड ऑटोनोमिसिटी। इसके अंदर में फर्स्ट है अल्टर्ड नॉर्मल ऑटोनोमिसिटी। ऑटोनोमिसिटी अल्टर्ड हो गया ऑटोनोमिसिटी। ऑटोनोमिसिटी का मतलब क्या है, तो ऑटोनोमिसिटी का सिंपल सा मीनिंग आपको मालूम है कि ऑटोनोमिसिटी मींस सेल्फ स्टार्ट, है ना, यानी कि एबिलिटी टू स्टार्ट, एबिलिटी टू सेल्फ स्टार्ट। यानी इसको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं, ब्रेन सिग्नल करेगा तब हार्ट काम करेगा, ऐसा नहीं है, ये खुद ही स्टार्ट हो जाएगा और खुद ही काम करेगा। तो अल्टर्ड इन नॉर्मल ऑटोनोमिसिटी, ऑटोनोमिसिटी में कुछ अल्टरेशन हो जाए। अल्टरेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, तो अल्टरेशंस का सिंपल मीनिंग आपको मालूम है कि अल्टर्स का मतलब होता है चेंजेस होना। और चेंजेस क्या हो सकता है, तो चेंजेस या तो ज्यादा भी हो सकता है या तो चेंजेस कम, यानी कि ज्यादा भी मैसेज जा सकता है या तो कम भी मैसेज जा सकता है। तो उस कारण से भी हमें क्या हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। यानी कि मैसेज इंपल्स ज्यादा चला गया जिसके कारण हार्ट रेट बढ़ गई, या तो इंपल्स कम गया जिसके कारण हार्ट रेट कम हो गई। देखो ये हार्ट रेट कब बढ़ेगा कब कम होगा, ये डिपेंड करता है सिग्नल के ऊपर, कि बॉडी सिग्नल सेंड करती है कि हार्ट रेट अब आपको बढ़ाना। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि इसको सिग्नल जाता है, ये सिग्नल जनरेट करता है कि भाई बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ने का मतलब है कि फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, फूड का कंजम्पशन बढ़ गया। फूड का कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है कि फूड से एटीपी बनना ज्यादा स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब तक एटीपी नहीं बनेगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो एटीपी कब बनेगा, जब एनर्जी बनेगी। एनर्जी कब बनेगा, जब फूड ज्यादा होगा। फूड कब ज्यादा होगा, जब ब्लड ज्यादा सप्लाई होगा। ब्लड कब ज्यादा सप्लाई होगा, जब हार्ट रेट ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिक देखो हार्ट रेट बढ़ गया। और क्या होता है साथ में, फूड से एनर्जी कब बनती है, एटीपी कब बनती है, जब ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंस होता है, तो ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक ये चीजें डेवलप होती है कि जब आप रेस्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक हार्ट रेट जो है वो कम हो गया, जब आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो ऑटोमेटिक हार्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि आपने डिमांड किया है। आपकी बॉडी की जो सेल है उसने एनर्जी के कंजम्पशन और एनर्जी के फॉर्मेशन या एनर्जी के बेस पर वो क्या करता है, ये सारे सिग्नल्स हमारी बॉडी में सेंड होती है। तो यहां पर क्या कर रहा है कि अगर अल्टर्ड हो जाए, मतलब जरूरत नहीं है कि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ब्लड की सप्लाई चाहिए, इसके बावजूद भी एक स्टिमुलाई बन गया, एक सिग्नल बन गया जो हार्ट पे जाकर के क्या कह दिया कि भाई तुम अपनी हार्ट रेट इंक्रीज कर दो। जब हार्ट रेट वो इंक्रीज कर देगा तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, हमें जरूरत नहीं थी और आपने हार्ट रेट बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या हो गया, हमें अरिथमिया हो गया। और उसको हम बोलते हैं कि अबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स। इंपल्स का जनरेशन होना यहां पर लाजमी नहीं था, इंपल्स इतना नहीं बनना चाहिए था, या तो इंपल्स इतना कम नहीं बनना चाहिए था, लेकिन हो गया दोनों काम। या तो ज्यादा इंपल्स बन गया तो भी अरिथमिया हो गया, या तो कम इंपल्स बने तो भी अरिथमिया हो गया। तो उस केस में यहां पर क्या हो गया कि एबनॉर्मेलिटी आई इंपल्स के जनरेशन से। अगर मान कर चलो हार्ट को 50 मैसेज पर मिनट चाहिए और 50 इंपल्स पर मिनट उसको मिल रहा है, मतलब सिग्नल मिल रहा है प्रॉपर वे में, तो प्रॉपर जैसे मान के चलो आपके मोबाइल में नेटवर्क होता है, ये मोबाइल है, मोबाइल में नेटवर्क मिलता है, तो नेटवर्क के लिए आपको सिग्नल आपको चाहिए। तो सिग्नल अगर प्रॉपर आ रही तो आवाज बहुत अच्छी से आती है, सिग्नल अगर कम आने लगी तो आवाज आपको क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उससे भी बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे 98.3 रेडियो मिर्ची है। रेडियो मिर्ची आपने सुना होगा, रेडियो जो सुनते हैं, सॉन्ग्स वगैरह जो सुनते होंगे, तो 98.3 उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी 98.3 से ज्यादा दोगे तो भी आवाज अच्छी नहीं आएगी, और अगर 98.3 से कम भी दोगे तो भी आपको आवाज नहीं आएगी। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, 98.3।
और अगर उस फ्रीक्वेंसी को आपने ब्रेक किया यानी 98.4 भी दोगे तो भी डिस्टर्बेंस हुआ, और 98.2 भी दोगे यानी कम भी दोगे तो भी डिस्टर्बेंस हुआ, यानी कि वहां पर आपने प्रॉपर मैनेज नहीं किया। तो हार्ट भी वही है, अगर 72 पर मिनट अगर बीट कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन अगर बीट ज्यादा हो गया तो भी अबनॉर्मेलिटी आ गई, अगर बीट कम हो गया तो भी अबनॉर्मेलिटी आई। ये हार्ट बीट ज्यादा और कम कैसे होगा, तो ये डिपेंड करता है कि हार्ट ने सिग्नल कितना सेंड किया, हार्ट ने इंपल्स कितना सेंड किया, हार्ट ने कौन से मैसेज हार्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल्स को दिया, उस पर यह डिपेंड करता है। अगर उसने इंपल्स को बोल दिया कि नहीं हार्ट रेट बढ़ाना है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, अगर उसने ऐसा इंपल्स सेंड किया, ऐसा इंपल्स का मतलब मैसेज है ना, स्टिमुलाई जिसको हम बोलते हैं, अगर उसने मैसेज सेंड कर दिया कि हार्ट रेट को कम करना है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। ये मैसेज कैसे जाते हैं, ये इंपल्स कौन लेकर के जाता है, तो यहां पर रोल आ जाता है अपना आयंस का, सोडियम पोटासियम कैल्शियम क्लोरीन का। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा हमारी वाली एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली तो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं देखें तो आप हमसे लिंक मांग सकते हो। बाकी अभी मैं उस कॉन्सेप्ट को अभी बताऊंगा आज वाली क्लास में, थोड़ी सी उसको यहां पर लेकर के आऊंगा। तो यहां पर प्रॉब्लम जो है, देखो चीजों को समझो अच्छे से, फार्माकोलॉजी को जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब केवल रटोगे तो आप उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर रट करके आप जीपीटी क्रैक कर लिए तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट नहीं हो, क्योंकि वहां पर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आएंगे, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब आपकी थीसिस बहुत अच्छी बनेगी, तब आपका डिसर्टेशन बहुत अच्छे होंगे, तब आपका जो ब्रेन है वो रिसर्च एरिया में जाने लायक बनेगा। तो उस केस में यहां पर क्या है कि अल्टरेशन हुआ ऑटोनेमिसिटी में, यानी कि मैसेज ज्यादा या तो कम बन गए, उस केस में क्या हो गया, एरिथमिया हो गया। चलिए सेकंड यहां पर है जी, सेकंड यहां पर रीजन है कि क्या हो जाए आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब देखो एक और वर्ड आ गया, आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन क्या है, तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल, यानी जब कोई सेल डिपोलराइज होता है तो अपना काम करता है। जैसे मानकर चलो हार्ट को बीट करना, ब्लड को पंप आउट करना, हार्ट का काम है ब्लड को पंप आउट करना, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ वो उसका काम था हार्ट का। ये काम कब होगा, जब हार्ट डीपोलराइज होगा। आया समझ में? तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना, यानी कि हम काम करने में कैपेबल अब होने वाले हैं, उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो और ये कॉन्सेप्ट वहां पर है जो हमारी वीडियो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, उसमें दिया गया है डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। अभी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा वेट करो। तो आफ्टर डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल अगर जल्दी बन जाए, दो चीजें हो सकती है। जब डीपोलराइजेशन होगा तो एक्शन पोटेंशियल जेनरेट क्विकली, एक्शन पोटेंशियल जेनरेट अर्ली, और सेकंड है डिले, यानी कि एक्शन पोटेंशियल डिले। दो रीजन है। देखो डीपोलराइजेशन तो हो गया, और डीपोलराइजेशन हो गया तो अब तो ये पक्का है कि अब तो यहां पर क्या होगा भाई, एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। जैसे मान के चलो किसी की शादी तय हुई, तो या तो हो सकता है शादी आज तय हो गई, एंगेजमेंट होगा, फियांसे बन करके रहेंगे दोनों साथ में, लिव इन में रहेंगे, एक साल बाद शादी करेंगे, यानी डिले करेंगे। और कुछ चीजें होती है कि आज शादी तय हुई और 2 महीने बाद शादी हो गई, दो चीजें हैं। तो यहां पर है कि डीपोलराइजेशन तो हो गया, तो अब तो ये मालूम है कि एक्शन पोटेंशियल बनेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक्शन पोटेंशियल तो अब बॉडी में डेवलप होना ही है, कोई शक ही नहीं है इसमें। लेकिन एक्शन पोटेंशियल अर्ली होता है क्या, यानी जल्दी बन रहा है क्या, या एक्शन पोटेंशियल डिले हो रहा है, इन दोनों में फर्क है। अगर जल्दी होता है, अगर एक्शन पोटेंशियल जल्दी बनता है बेटा, यानी कि डीपोलराइजेशन हुआ और एक्शन मिल गया, ब्लड पंप आउट हो गया, अभी हार्ट को हम तैयार भी नहीं होने दिए, जब जल्दी आज आपकी शादी लगी और 10 दिन के बाद आपकी शादी हो जाएगी, तो क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी काम करोगे तो बहुत सारे रिश्तेदार छूट जाएंगे, बहुत सारे काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो देखो अगर एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट हो गया अर्ली डीपोलराइजेशन के, तो वहां पर फास्ट काम करना होगा, शॉपिंग जल्दी करने होंगे, गाड़ी वाले ठीक करने होंगे, बारात का अरेंजमेंट करने होंगे, सारी चीजें आपको हलवाई करने होंगे, सारी चीजें आपको एक साथ करनी होगी। तो उस केस में क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, यानी कि क्या होगा भाई, टेकीकार्डिया।
क्या होगा, टेकीकार्डिया। और टेकीकार्डिया का मतलब मैंने क्या बताया था, अरिथमिया ना। हार्ट रेट क्या हो गया, मोर देन 90 to 100 पर मिनट। तो क्यों हुआ टेकीकार्डिया, क्योंकि यहां पर अर्ली एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया आफ्टर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद हमें समय नहीं मिला, दिखाई दे रहा ना बेटा, है ना। डीपोलराइजेशन के बाद हमें समय नहीं मिला, इसीलिए यहां पर क्या हो गया भाई, तो टेकीकार्डिया हो गया। क्या हो गया है, टेकीकार्डिया। अब एक्शन पोटेंशियल अगर डिले हो जाए तो आराम आराम से सब कुछ करोगे, शॉपिंग आराम से करोगे, हलवाई वाले को आराम से करोगे, मिठाई का क्या प्लान बनाना है, खाने में क्या रखना है, कितने गेस्ट को बुलाना है, कौन कौन से रिलेटिव्स को बनाना है, ये लिस्ट बनाओगे आराम आराम से होकर के। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आप सुस्त होकर के काम करोगे, यानी कि आप आराम आराम से लेजी होकर के काम करोगे, क्योंकि भाई बहुत समय है, 1 साल बाद हमारी शादी है, आज तो शादी लग गई है। तो उस केस में क्या होगा, ब्रेडीकार्डिया, यानी हार्ट रेट जो है वो क्या होगा बेटा, तो हार्ट रेट यहां पर स्लोली काम करेगा, हार्ट रेट कम होगा। और अगर टेकीकार्डिया हो तो भी आपको मालूम है कि टेकीकार्डिया हुआ तो भी अरिथमिया, और अगर ब्रेडीकार्डिया हो तो भी अरिथमिया। तो ये मैंने क्या बताया, फर्स्ट रीजन बिहाइंड अरिथमिया कि मैकेनिज्म टू कॉज अरिथमिया। कौन कौन से ऐसे बॉडी के मैकेनिज्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे हार्ट के मैकेनिज्म्स हैं जो अरिथमिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट क्या था भाई, ऑटोनोमिसिटी में अल्टरेशंस होना, यानी ऑटोनोमिसिटी का जो इंपल्स का जनरेशन था वहां पर अल्टर हो जाए, या तो ज्यादा इंपल्स बन जाए या तो कम इंपल्स बन जाए। ज्यादा इंपल्स बन जाएगा तो भी टेकीकार्डिया, कम इंपल्स बनेगा तो ब्रेडीकार्डिया, और दोनों क्या है भाई, तो एग्जांपल्स ऑफ अरिथमिया। बोथ आर टाइप ऑफ अरिथमिया एक्चुअली। और आफ्टर डीपोलराइजेशन अगर अर्ली मैसेज बन जाए, अर्ली एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाए तो टेकीकार्डिया, अगर डिले एक्शन पोटेंशियल यहां पर जनरेट हो तो ब्रेडीकार्डिया। इस केस में भी आपको क्या हो गया, अरिथमिया। तो ये फर्स्ट है जी, एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स। सेकेंड आते हैं एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इंपल्स। सेकेंड टाइप जो है वो है एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इंपल्स। तो सेकेंड पे हम लोग आते हैं। Second type is abnormal conduction of impulse। तो यहां पर क्या था, अबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स। अब कंडक्शन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कंडक्शन का मतलब है कि कब इंपल्स को कहां पर सेंड करना है, किस एरिया में सेंड करना है। ऑरिकल, राइट ऑरिकल में करना है कि लेफ्ट ऑरिकल में करना है, कि राइट वेंट्रिकल में करना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में करना है, कहां पर कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करवाने हैं, कहां पर एक्शन पोटेंशियल्स बनवाने हैं, कहां पर इंपल्स सेंड करने हैं, उसमें अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाए, यानी ऑरिकल्स में सेंड करना था और सेंड कर दिया हम वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स में ऑलरेडी आपने दे दिया, जैसे मान के चलो 4 बच्चे आपके घर में हैं और 3 बच्चे को एक एक लड्डू हमने दे दिया, और चौथे को ना दे करके एक और को हमने दे दिया एक और लड्डू, तो एक के पास कितने लड्डू हो गए, 2 लड्डू, तो वो तो ज्यादा खुश हो जाएगा ना। तो हार्ट में भी तो वही चीजें हैं, 2 पार्ट हैं, एक ऑरिकल रीजन है अपर वाला, और लोअर वाला जो रीजन है वो क्या है, वेंट्रिकल्स के रीजन है। वेंट्रिकल्स में हमने इंपल्स सेंड कर दिए थे और दोबारा हमें ऑरिकल में करना था इंपल्स, लेकिन हमने फिर से वेंट्रिकल्स में इंपल्स सेंड कर दिए, तो वेंट्रिकल्स के पास ज्यादा पोटेंसी हो जाएगी ना, और ज्यादा पोटेंसी हो जाएगी तो वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो डिसबैलेंस हो गया ना अपर एंड लोअर पार्ट के बीच में, और अपर एंड लोअर पार्ट के बीच में अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, अरिथमिया। दोनों के बीच में क्या हो गया, रिदम ब्रेक हो गया। तो उस केस में भी हमें अरिथमिया हो सकता है। मैं बता रहा हूं कि कैसे बॉडी में अरिथमिया होता है। अभी तो हमने नॉर्मल आपको बताया था कि टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाए, मायोकार्डियल इस्चेमिया हो जाए, मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि ड्रग्स के कारण हो जाता है, ट्रॉमा इंजरी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के कारण हो जाए, वो तो हमने नॉर्मल्स बताया। अब हम लोग बता रहे हैं कि हार्ट कैसे करता है। तो हार्ट में क्या है, तो एबनॉर्मेलिटी इन जनरेशन ऑफ इंपल्स हो जाए, या तो एबनॉर्मेलिटी इन कंडक्शन ऑफ इंपल्स हो जाए। तो कंडक्शन ऑफ इंपल्स में फर्स्ट है जी री एंट्री ऑफ इंपल्स। क्या अभी मैंने बताया, री एंट्री ऑफ इंपल्स। इंपल्स का री एंट्री हो जाए, इसको समझते हैं अच्छे से कैसे री एंट्री होगा। जो सपोज दैट ये एक वे है जहां से इंपल्स को आना है, और इस इंपल्स को 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना है। ये हार्ट के 2 डायरेक्शंस हैं जी, ये 2 डायरेक्शंस है हार्ट के, ठीक है। यहां से हमने हार्ट को बाइफरकेट कर दिया। अब मानकर चलो एक इंपल्स बना, क्या बना भाई, एक इंपल्स। ये क्या है, अपना इंपल्स है। ये क्या है बेटा, अपना इंपल्स है।
एक इंपल्स बना। ये इंपल्स को कहां जाना है? अगर ये इंपल्स यहां पे एक इंपल्स, कुछ इंपल्स यहां पे चले गए और कुछ इंपल्स यहां पर चले गए, इस टाइप से नॉर्मल जो बेसिकली होता है, इस टाइप से इंपल्स आते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया भाई? ये इंपल्स जो है वो नॉर्मल जा रहा है, यानी कि इंपल्स प्रॉपर है, यहां पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन अगर डिस्टरबेंस हो जाए, और डिस्टरबेंस हो जाए तो क्या होगा भाई? तो किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, सपोज दैट ये हमारा क्या है भाई? तो ये हार्ट का रीजन है, ये दो पार्ट में ये डिवाइड होने वाला है, ये एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, है ना। दो रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में ये डिवाइड होना है। किसी कारण से यहां पर क्या हो गया है बेटा? तो किसी कारण से सपोज दैट यहां पर क्या हो गया है? इस एरिया में हो गई है ब्लॉकेज, ड्यू टू लिपिड डिपोजिशंस, ड्यू टू कुछ भी ऐसे कारण से यहां पर क्या हो गया है? ब्लॉकेज। एक एरिया है, इस एरिया में हमने क्या कर दिया? ब्लॉकेज। यानी ये क्या है भाई? ब्लॉकेज है किसी रीजन से। अब यहां पर हमने क्या कर दिया? बाइफरकेट किया। ये हमारा क्या था भाई? बाइफरकेट हुआ। यहां पर क्या बना बेटा? इंपल्स। इंपल्स आया, इस डायरेक्शन में गया, इंपल्स इस डायरेक्शन में भी गया। अब ये इंपल्स को यहां जाना था, लेकिन यहां पर ब्लॉकेज है, तो ये इंपल्स अब पूरे के पूरे इसी एरिया में चले गए। यानी इंपल्स क्या हो गया? री इंटर कर गया, री एंट्री हो गया। अब इस एरिया में मान के चलो ये वेंट्रिकुलर वाला पार्ट था, इस वेंट्रिकुलर में क्या हो गया? नंबर ऑफ इंपल्स ज्यादा हो गए। अब नंबर ऑफ इंपल्स यानी कि यहां पर इस रीजन में नंबर ऑफ इंपल्स क्या हो गया? इंक्रीज। और इंपल्स के पास कुछ ना कुछ मैसेज होगा। मैसेज क्या होगा? या तो हार्ट रेट बढ़ाने के लिए मैसेज होगा, या तो हार्ट रेट कम करने के लिए मैसेज होगा। अगर इन द केस हार्ट रेट बढ़ाने का मैसेज है, इंपल्स अगर ज्यादा होगा तो यहां पर, और यहां पर इंपल्स क्या हो गया? इंपल्स यहां पर जीरो, या तो इंपल्स यहां पर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो एक पार्ट में इंपल्स डिक्रीज हो गया, एक पार्ट में इंपल्स इंक्रीज हो गया। तो बताओ ये दोनों बैलेंस है क्या? नहीं, ये डिस्टर्ब हो गया, इम्बैलेंस हो गया। और अगर इम्बैलेंस होगा तो आपको मालूम है कि क्या होना है? इम्बैलेंस हो गया तो आपको मालूम है कि क्या हो गया? रिदम ब्रेक हो गया। और रिदम ब्रेक हो गया तो क्या हो गया? अरिथमिया। रिदम ब्रेक हो गया तो क्या हो गया? आपको एरिथमिया हुआ। तो एरिथमिया का यहां पर एक रीजन ये भी था कि री एंट्री ऑफ इंपल्स। इंपल्स अगर री इंटर कर जाए। अब ये जो ब्लॉकेज है ना, ये जो ब्लॉकेज हैं, ये ब्लॉकेज बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। ये ब्लॉकेज हो सकते हैं प्राइमरी लेवल ब्लॉकेज, सेकेंडरी लेवल ब्लॉकेज, टर्शियरी लेवल ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। तो ये सेकेंड टाइप में आप यहां पे लिख सकते हो कि ब्लॉकेज में क्या हुई है भाई? तो री एंट्री के बाद सेकेंड लिख सकते हो ब्लॉकेज ड्यू टू ब्लॉकेज, ब्लॉकेज के कारण। तो ब्लॉकेज में क्या क्या है? तो प्राइमरी ब्लॉकेज, सेकेंडरी ब्लॉकेज, टर्शियरी ब्लॉकेज। यानी कितना ब्लॉकेज हुआ है। ब्लॉक ज्यादा हो गया तो टर्शियरी है, ब्लॉक कम हुआ है उससे तो सेकेंडरी है, सबसे कम ब्लॉकेज हुआ तो प्राइमरी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में रिदम कैसे ब्रेक होता है। तो रिदम डिस्टरबेंस समझ में आ गया कि क्या होता है रिदम डिस्टरबेंस, क्यों होता है रिदम डिस्टरबेंस, क्यों एरिथमिया होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एबनॉर्मलिटी इन इंपल्स जनरेशंस कैसे कॉज करेंगे एरिथमिया, और एबनॉर्मलिटी इन इंपल्स कंडक्शंस अगर हो तो एरिथमिया कैसे होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट अप्रोच। एरिथमिया तो हो गया, टाइप भी देख लिए, कॉज भी देख लिए, सिम्टम्स भी देख लिए। अब हमें क्या देखना है? ट्रीटमेंट अप्रोच। कि एरिथमिया हुआ है तो बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, बीइंग अ नर्स, हमें कैसे इसको क्योर करना है। और बीइंग अ फार्माकोलॉजिस्ट ऑल्सो, अगर हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजिस्ट भी यहां पर रोल आएगा। तो अगर, या बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ रिसर्चर ऑल्सो। तो अगर रिसर्च, देखो मैं आपको बता दूं, एक आयुष मंत्रालय जो भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, उन्होंने अब फार्माकोलॉजिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी लाना शुरू कर दी है, जो पहली बार हुआ है। बी ग्रेड जॉब है जी। बी ग्रेड का मतलब है मोर देन 80,000 पेमेंट, है ना। तो फार्माकोलॉजिस्ट ऑफिसर यानी जो फार्माकोलॉजी से एम फार्मा करेंगे, है ना। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको कि जो फार्माकोलॉजी से एम फार्मा करेंगे उनके लिए वैकेंसीज है, आएगी आने वाले। अभी तो 2, 4, 5 ही वैकेंसीज निकाल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम अच्छा काम करेंगे, यानी कि हमारी प्रोफेशन, हमारे जो
लोग वहां पर काम करेंगे फार्मेसी वाले, अगर अच्छा काम करेंगे तो आने वाले टाइम में वैकेंसी निकलेगी और उसमें क्वेश्चंस यही सब रहेंगे, वहां पर रिसर्च आपको यही लगाना है। तो फार्माकोलॉजी के तो बहुत फायदे हैं। फार्माकोलॉजी में आप फार्मेकोविजिलेंस में पूरी क्वेश्चंस ही फार्माकोलॉजी से रहती है, जो फार्मेकोविजिलेंस आती है। तो फार्मेकोविजिलेंस में जा सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में जा सकते हैं, R&D डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट फार्माकोलॉजिस्ट ऑफिसर्स हमारी अलग पोस्ट निकलने वाली है उसमें जा सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी तो हमारी अलग लेवल पे अब जा रही है और यही तो बेस है हमारा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि बगैर फार्माकोलॉजी के तो फार्मेसी है ही नहीं, क्योंकि बैचलर ऑफ फार्मेसी का मतलब ही होता है मेडिसिन, और मेडिसिन की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, समझना है। अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट अप्रोच, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर टाइम लॉस किए हुए हम लोग उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रीटमेंट अप्रोच से ही हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट अप्रोच से ही हम क्या करेंगे, ड्रग की क्लासिफिकेशंस लेकर के आएंगे। आई थिंक लगता है टाइम ज्यादा हो गया है ना, और डेटा की प्रॉब्लम रहती है आप सभी को। तो अपन ऐसा करते हैं बेटा, ये ट्रीटमेंट अप्रोच जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं बताऊंगा उसमें कहां पे कौन से ड्रग ऐड करेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर क्यों यूज करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों यूज करेंगे, पोटासियम चैनल ब्लॉकर क्यों यूज करेंगे। देखो एंटी एंजाइना में निकोरेंटिल ड्रग हम यूज किए थे, पोटासियम चैनल ओपनर, यहां पर ब्लॉकर यूज करेंगे, बीटा ब्लॉकर क्यों यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास में केवल हम लोग डेफिनेशंस, कॉजेस, टाइप, फीचर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट जो अरिथमिया का एक बेसिक था बेटा, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, थैंक यू।